गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एंडो एक्टोपैरासाइट में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एंडोपैरासाइट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि किस एंडोपैरासाइट में एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन जिसमें पढ़ना है हमें वो एनिलिडा का एनिमल है, जोंक या हिरुडिनेरिया। जोंक जो एनिमल है उसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि जिसमें माउथ से लेके एनस तक सभी पार्ट्स पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। जोंक एक रक्तहारी या सॉग्निवोरस जीव है जिसमें इसके न्यूट्रिशन या पोषण के लिए काफ़ी एडेप्टेशन पाए जाते हैं। इसकी एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है स्टोमोडियम, सेकंड मिजेंट्रॉन और थर्ड प्रोक्टोडियम। स्टोमोडियम में प्री ओरल चैम्बर और माउथ, बकल कैविटी और फेरिंग्स आता है। मिजेंट्रॉन में इसोफेगस या ग्रसिका, अनपुट या क्रॉप और स्टमक, आमाशय और आंत, इंटेस्टाइन, ये आते हैं। हाइंडगट या प्रोक्टोडियम में मलाशय या रेक्टम आता है। फर्स्ट हम प्री ओरल चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम में प्री ओरल चैम्बर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि किस तरह से माउथ और फेरिंग्स इसमें होते हैं। जोंक के जो अग्रभाग होता है उसमें एक चूषक पाया जाता है और पश्च भाग में भी एक चूषक पाया जाता है। जो एंटीरियर एंड पे चूषक है वो इसके फीडिंग में हेल्प करता है और जो पोस्टीरियर एंड पे चूषक है वो इसको अपने होस्ट से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। तो जो अग्रभाग का चूषक है उसके वेंट्रल सरफेस पर एक प्याले के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे प्री ओरल चैम्बर कहते हैं, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। जो ए पार्ट है हिरुडिनेरिया का, माउथ व ग्रसनी वाला पार्ट, उसमें आपको प्री ओरल चैम्बर आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। इस प्री ओरल चैम्बर में एक ट्राई रेडिएट माउथ पाया जाता है जिसमें त्रिअर्य मुख इसे भी कहते हैं। मुख जो है वो उल्टे वाई के आकार की आकृति का होता है जिसमें 3 रेज होती है। एक मिड डोर्सल रेज होती है जो बीच में दिखाई दे रही है और 2 वेंट्रोलेटरल रेज पाई जाती है। मुख को चारों तरफ से घेरे हुए एक पतली लेयर होती है जिसे विलम कहते हैं। विलम और माउथ के चारों ओर 3 लिप्स भी पाए जाते हैं। बकल कैविटी जो है एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि माउथ खुलता है। जो बकल कैविटी है वो 4th सेगमेंट में स्थित रहती है। बकल कैविटी में 3 जॉस पाए जाते हैं जो बकल रे के नीचे स्थित होते हैं। जो माउथ में बकल रेज पाई जाती है उसके नीचे जॉ पाए जाते हैं जिसमें एक जॉ जो है मिड डोर्सल होगा और 2 वेंट्रोलेटरल होंगे। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जॉज जब ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर आती है तो इसमें रेडियल मसल्स पार फेरिंग्स की तरफ बाहर पाई जाती है जो
मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। जबड़े में क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जबड़े की जो सतह होती है, जो बी डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें एक लेयर इनमें डेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें इनके टीथ भी कहते हैं। तो एक जबड़े पर जो टीथ की संख्या है मिड डोर्सल वाले जबड़े पर, वो 103 से 128 तक होती है, और जो लेटरली जबड़े स्थित होते हैं उनमें 85 से लेके 115 तक डेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये जो डेंटिकल्स हैं वो एक तरफ स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें मोनोस्टिकोडोंट या एक पंक्ति दंती कहते हैं। जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सैलाइवरी पेपिला है, क्यूटिकल का स्तर है, मसल्स हैं। जबड़े जो होते हैं उनके लेटरल साइड में बटन के समान के उभार पाए जाते हैं, जिन्हें लार पेपिली कहते हैं या सैलाइवरी पेपिली कहते हैं। इन पेपिला पर जो सैलाइवरी डक्ट्स है वो आकर खुलती है। एक जबड़े पर 40 से 45 सैलाइवरी पेपिली पाए जाते हैं। जब जोंक किसी प्राणी का या वर्टिब्रेट का रक्त का पान करती है, मतलब उसके शरीर से रक्त को चूसती है, तो इन जबड़ों की सहायता से वाई की आकृति का एक घाव उत्पन्न करती है। ये घाव जो है जबड़े के अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं उनकी गति से होता है, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। फेरिंग्स। फेरिंग्स एक बकल कैविटी के बाद अंडाकार पेशीय थैली में खुलती है, जो 5वें खंड में स्थित होती है। 5वें से 8वें खंड तक फेरिंग्स फैला रहता है। इसके अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। फेरिंग्स व बॉडी वॉल के बीच में रेडियल मसल्स पाई जाती हैं, जो आपको इस डायग्राम ए में दिखाई दे रही है कि रेडियल मसल्स और डायलेशन ऑफ फेरिंग्स, उसमें फेरिंग्स को चारों तरफ से घेर रखा है। इन पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन, संकुचन व शिथिलन से ग्रसनी एक चूषकीय पंप या सक्शन पंप की तरह काम करती है, जिससे जोंक घाव में से जो रक्त बहता है उसको चूस लेती है। ग्रसनी को घेरे हुए एक कोशिकीय व नाशपति के आकार की सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स की नलिकाएं बंडल्स के रूप में जबड़ों की ओर होती है और लार पेपिला पर जाकर पोर्स के द्वारा खुलती है। इन ग्रंथियों के सिक्रीशन से एक एंटीकोएगुलेंट हीरोडीन का सिक्रीशन होता है। यह हीरोडीन जो है, जब घाव से रक्त बहता है तो उसमें हेल्प करता है और रक्त को कोएगुलेट होने से रोकता है, जिससे कि उस घाव में से रक्त निरंतर बहता रहता है। और ग्रसनी या फेरिंग्स भी क्यूटिकल से लेयर्ड होती है। ग्रसनी एक छोटी सी स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह एक जॉइंट का काम करती है, फेरिंग्स और क्रॉप को जोड़ने में हेल्प करती है। इसके अंदर फोल्डेड एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। डायग्राम में आपको ये 9 से 18 सेगमेंट तक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्रॉप कहलाती है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो रक्त को संग्रह करने के लिए काम में आता है। तो इस तरह से जोंक में इस तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है। क्रॉप 10 खंडों द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक क्रॉप चैम्बर दूसरे क्रॉप चैम्बर में एक सर्कुलर पोर द्वारा खुलता है, जिससे
स्पिंक्टर पाई जाती हैं, जो कि इसमें से रक्त को आगे से पीछे की ओर प्रवाह करने का काम करती है। रक्त वापस पीछे से आगे की ओर मूव नहीं कर सकता है। प्रत्येक क्रॉप जो है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। आगे का छोटा भाग होता है और पीछे का बड़ा भाग होता है। पीछे के बड़े भाग से एक जोड़ी डाइवर्टिकुला या सीका निकले होते हैं, जो आगे से पीछे की ओर बड़े होते जाते हैं। अंतिम डाइवर्टिकुला जो है वो सबसे बड़ी होती है, जो लास्ट में रेक्टम तक फैली रहती है या 22वें खंड तक लटकी रहती है। क्रॉप चैम्बर के डाइवर्टिकुला में फैलने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण इनमें रक्त को एकत्रित किया जा सकता है। जोंक एक समय में कई महीनों तक का रक्त संग्रहित कर लेती है। नेक्स्ट है स्टमक या आमाशय। यह 19वें खंड में स्थित होता है और क्रॉप का अंतिम भाग एक छिद्र के द्वारा या रंध्र के द्वारा आमाशय में खुलता है और इस रंध्र पर भी अवरोधनी या स्पिंक्टर पाई जाती है। अवरोधनी की सहायता से बूंद बूंद करके रक्त आमाशय में पहुंचता है। आमाशय जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हार्ट शेप या हृदयकार स्ट्रक्चर होती है। इसकी भीतरी सतह पर ट्रांसफर फोल्ड पाए जाते हैं। इसकी भीतरी सतह जो होती है वो सिक्रीटरी व एब्जॉर्प्टिव, स्त्रावी व अवशोषी प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 20 से 22वें खंड तक पाई जाती है। यह पतली लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जो ट्यूबुलर होती है। इसके अंदर की ओर विलाई पाई जाती है। विलाई के कारण इसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन की जो कैविटी या गुहा होती है वो कंप्रेस्ड या संकरी होती है। रेक्टम, यह 23वें से 26वें खंड तक पाई जाती है। यह आंत की तुलना में थोड़ा चौड़ी स्ट्रक्चर होती है। गुदा या एनस 26वें खंड के मध्य पृष्ठ पर खुलती है। इसकी अंदर की लेयर पे सिलिएटेड एपिथेलियल का स्तर पाया जाता है। हिरुडीनिया का भोजन और फीडिंग और डाइजेशन किस तरह से होता है। इसके फूड में जोंक एक रक्तहारी जीव है, तो जो जलाशय पर या पॉन्ड्स पर वर्टिब्रेट्स पानी पीने के लिए आते हैं, उन मवेशियों या मनुष्यों से यह रक्त को चूसती है। फीडिंग मैकेनिज्म किस तरह का होता है उसके बारे में शुरू में बताया गया है कि प्री ओरल चैम्बर में ट्राई रेडियंट टाइप का जॉस पाए जाते हैं। उनकी सहायता से यह पोषी के बॉडी पर चिपक जाती है। पश्च चूषक के द्वारा यह चिपकती है और अग्र चूषक के द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करती है। जबड़ों की सहायता से ये वहाँ पे वाई के आकार का घाव बना देती है और इस घाव के कारण वहाँ की जो त्वचा होती है उसकी रक्त वाहिनियाँ फट जाती है, जिससे कि रक्त का सिक्रीशन होने लगता है। घाव का जो निर्माण होता है वो पीड़ा रहित होता है, जिससे कि पोषी को आभास भी नहीं होता कि उसके कोई जंतु उसको काट रहा है। प्री ओरल चैम्बर माउथ और ग्रसनी और फेरिंग्स की सहायता से यह रक्त को चूसती है, क्योंकि फेरिंग्स में रेडियल मसल्स पाई जाती है जो कि सक्शन पंप का कार्य करती है। ग्रसनी की जो रेडियल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन से ब्लड एनिमल की बॉडी के अंदर जाता है। लार ग्रंथियों से हिरुडिन का सिक्रीशन होता है जो कि ब्लड को
कोएगुलेट होने से रोकता है। एक समय में जौंक अपने भार से कई गुना अधिक रक्त का सेवन कर लेती है। यह भोजन कई महीनों के लिए इसमें पर्याप्त होता है और जब इसमें ब्लड की क्वांटिटी फुल हो जाती है तो यह वहाँ से हट जाती है। डाइजेशन, जौंक के द्वारा ग्रहण किया गया रक्त जो है क्रॉप में एकत्रित किया जाता है। क्रॉप में यह रक्त अस्कंदित या अनकोएगुलेट बना रहता है। रक्त का हीमोलाइसिस होता है जिससे कि उसमें से जल अलग हो जाता है। हीमोलाइसिस के दौरान आरबीसी फट जाती है और उनका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। इसके पश्चात रक्त में से पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। यह गहरे लाल रंग की जेली में बदल जाता है। बूंद बूंद करके रक्त क्रॉप से आमाशय में आता है। आमाशय में इसका रंग हरा हो जाता है। डाइजेशन के दौरान आमाशय व आंत में संपन्न होती है। हीज जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1909 में बताया था कि इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का अपघटन करने में सहायता करते हैं। बुशिंग ने 1953 में बताया था कि इसके डाइजेशन में 10 से 14 महीने का समय लगता है। नेक्स्ट है अवशोषण व बहिक्षेपण, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। जो डाइजेस्टेड भोजन है वह अवशोषण के द्वारा जो विलाई पाई जाती है इंटेस्टाइन में उसके द्वारा अवशोषित हो जाता है और आमाशय व आंत में के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस अवशोषण के लिए आमाशय व आंत की भित्ति में कई तरह के फोल्ड्स पाए जाते हैं। अपचित भोजन या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो मलाशय में अस्थायी रूप से एकत्रित कर लिया जाता है। वो गुदा के द्वारा इसको त्याग दिया जाता है। यह इसके समरी का डायग्राम है कि किस तरह से जबड़ों के द्वारा घाव उत्पन्न किया जाता है। वह घाव में हीरोडीन मिला दिया जाता है जिससे कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, उसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता। प्री ओरल चैम्बर, बकल कैविटी व ग्रसनी द्वारा रक्त को फिर चूस लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है रक्त द्वारा सारे क्रॉप को भर दिया जाता है। फिर क्रॉप में रक्त का हीमोलाइसिस हो जाता है और रक्त से पानी का अवशोषण हो जाता है। यह अवशोषण आमाशय क्रॉप में ही हो जाता है। आमाशय व आंत में भोजन का जो रक्त है उसका अवशोषण होता है। पाचन प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम या प्रोटियोलिटिक एंजाइम और सहजीवी जीवाणु द्वारा होता है। अपचित भोज्य पदार्थ आमाशय में एकत्रित किए जाते हैं और इनका त्याग गुदा द्वारा किया जाता है। इस तरह से एक्टोपैरासाइट का डाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू।